कुंडली मिलाएं ना मिलाएं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएं। यकीन नहीं करेंगे, एक लड़की 10th में पढ़ती थी, शी वॉज माई क्लाइंट। अच्छा, वॉज माई क्लाइंट, 10th क्लास। 15 साल की लड़की। इन्वेस्टिगेशन मेरे ब्लड में है। मेजरली किस टाइप के लोग आते हैं आपके पास? ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस होते हैं। आप गलती से किसी की गैलरी में चले जाइए, उसका पूरा कैरेक्टर निकल के आ जाएगा। जैसे आप इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपको थ्रेट्स भी मिलती होंगी, आपको लोग डराते भी होंगे, ब्लैकमेल भी करते होंगे। तो तू मुझे मिल, नहीं तो मैं तेरे को ये करूँगा, वो करूँगा, तेरे पे ये एलिगेशन लगाऊंगा, वो लगाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरन टॉक्स। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो जेम्स बॉन्ड ऑफ मैट्रिमनी इंडस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम है शिव कुमार राघव एंड ही इज़ द ओनर ऑफ सेफ हैंड्स डिटेक्टिव्स, जो पिछले 25 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर है। तो वेलकम टू द शो राघव। थैंक यू। हेलो। तो राघव जी, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें कुछ बताएं, व्यूअर्स को बताएं कि आप कब से हैं इस अपनी सेफ हैंड डिटेक्टिव्स कंपनी के बारे में डिटेल में बताएं। सोमनाथ जी, मैं 1996 से इसी ट्रेड में हूँ। ओके। मेरे फादर आर्मी इंटेलिजेंस में थे। अच्छा। तो इन्वेस्टिगेशन मेरे ब्लड में है। अच्छा। और बचपन से ही थोड़ा सा खुराफाती टाइप के नेचर का मैं रहा हूँ। तो एक स्टेज ज़िंदगी में ऐसी आई कि मुझे लगा कि यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे कि मैं न्याय के साथ कर सकता हूँ और अंजाम दे सकता हूँ। तो फिर मैंने इसी को अपना एक प्रोफेशन बना लिया। बहुत बढ़िया। तो राघव जी, नॉर्मली जब भी हम डिटेक्टिव के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में आता है एक काला चश्मा, एक ओवरकोट, एक डॉग और एक मैग्नीफाइंग ग्लास, और आज वो सारी चीज़ें मिसिंग है। कोई खास वजह? ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं और यंगस्टर्स खासकर, कि वही डिटेक्टिव तो एक इस प्रकार से दिखाई देता है, एक धारणा बनी हुई है जी। आप सोचिए, यदि मैं आज आपके दफ्तर में काला चश्मा, हैट, ओवरकोट और एक सिगार लेके आया होता और हाथ में एक डॉगी भी होता, तो मैं दूर से ही आइडेंटिफाई हो जाता कि मैं एक जासूस हूँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। और यदि मैं इसी प्रकार किसी सोसाइटी में या फिर कहीं पर ऑपरेशन कर रहा हूँ इसी लिबास में, इसी कॉस्ट्यूम में, तो जो सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाएगा। तो डिटेक्टिव अपनी डेफिनेशन में एक इस प्रकार का शख्सियत होनी चाहिए कि वो आपके सामने से आपकी डिटेल्स लेकर, फ़ोटो लेकर, जो भी उसको जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है, आपकी ऑडियो वीडियो जो भी लेकर निकल जाए जी। और आपको मालूम भी नहीं पड़े कि आपकी आंखों से सुरमा चुरा लिया गया है। मतलब इतनी सफाई से आपको काम करना पड़ता हो। यही डिटेक्टिव की डेफिनेशन है। और एक्सपर्टीज़ के ऊपर है कि जो फील्ड में ऑफिसर काम कर रहा है वो कितनी एक्सपर्टीज़ के साथ उस केस को अंजाम दे रहा है। अच्छा, नॉर्मली हम जब बचपन में बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या बनोगे, तो लोग कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या पायलट बनूंगा। कोई ये नहीं कहता डिटेक्टिव। तो ये डिटेक्टिव जो प्रोफेशन है, ये इतनी पॉपुलैरिटी में क्यों नहीं आ रहा कि लोग उसके अंदर आना? मुझे यकीन है कि बचपन में आप आइस पाइस, चोर छुपाई खेले होंगे। सबने खेली। तो एक खुफिया एजेंट आपके भीतर होता है। ओके। मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताऊंगा कि हर माँ अपने आप में बहुत बड़ी डिटेक्टिव होती है। ये तो बहुत अच्छी बात कही है। जो बच्चों के आव भाव से समझ जाती है कि इसको कोई, जानवरों को ले लीजिए आप, वो अपने बच्चे को सूंघ कर पता कर लेती है कि इसको भूख लगी है, कि इसको कोई परेशानी है या इसको कोई थ्रेट है। तो इस तरह से एक माता जो होती है, मम्मी जो होती है, वो बच्चे के अभाव से पता पड़ जाता है कि ये किसी से पिट के आया है, कि पीट के आया है, कि झगड़ा करके आया है, या फिर इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जो छुपा रहा है। ओके। तो हमारे सबके भीतर एक डिटेक्टिव छुपा हुआ होता है। आपने उस डिटेक्टिव को, अंदर वाले को, बहुत खूबी से निखारा। मैंने उसको थोड़ा निखारने का काम किया और मैं फिर इसी प्रोफेशन में आ गया। बहुत अच्छा। तो राघव जी, अपनी जर्नी को थोड़ा और विस्तार से बताएं। किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं और किस टाइप का आप काम लेते हैं? आप कहाँ कहाँ फिट होते हैं इन टर्म्स के, आपको किन लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ती है, किन लोगों को आपके पास आना चाहिए? हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ डिटेल में देखिए, हर 10 में से 8 व्यक्ति किसी न किसी के बारे में कुछ जानना चाहता है। एक पड़ोसी जानना चाहता है कि पड़ोसी की जो लड़की है वो क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है। ओके। और पड़ोसन भी जानना चाहती है कि भाई इन्होंने अगर BMW लिया तो कैसे लिया है, क्या सोर्स है और क्या सोर्सेज हैं। और हर कॉम्पिटिटर अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना चाहता है कि ये क्या कर रहा है, इसके ट्रेड सीक्रेट्स क्या है।
हाँ, और दो बड़ी बातें और मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन एज ए प्रोफेशन, ये जो प्रोफेशन है ये मानवता का सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। अच्छा, यहाँ तक कि आप जाएंगे पौराणिक काल में भी जाएंगे तो देवी देवता भी एक दूसरे के ऊपर नजर रखते थे। सबसे बड़े डिटेक्टिव नारद जी थे हमारे। अच्छा, तो वो एक पुराने ज़माने वैदिक हिसाब से वो और डिटेक्टिव। सबसे बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड डिटेक्टिव रहे हनुमान जी। उनको भी भेजा था कि माता सीता के बारे में पता लगा क्या हो। ये डायमेंशन तो आज तक हम या सोचिए आप इसके ऊपर, अगर आप हनुमान जी के चरित्र में जाएंगे तो उन्होंने माता सीता का पता ही नहीं लगाया, रावण की पूरी स्ट्रेंथ का पता लगाया, उसकी टेक्निक्स का पता लगाया, उसकी युद्ध नीति रणनीति क्या है उसके बारे में पता लगा कि सारी इन्फॉर्मेशन राम जी को आके दी। और ये सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। अब आप जानना चाहेंगे कि फर्स्ट ओल्डेस्ट प्रोफेशन क्या है? जी, दैट इज बिल्कुल। प्रोस्टिट्यूशन। अच्छा, दैट इज प्रोस्टिट्यूशन। यस, ओह, ये हमेशा से रहा है जब से मानवता है। ओके। तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के ज़माने में समाज में और कॉरपोरेट्स में जो इन्वेस्टिगेशन कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कंपनीज हैं, जी उनका जो बिजनेस चल रहा है, जी जिसके ऊपर उनका बिजनेस स्टैंड करता है, दैट इज़ मेनली फ्रॉम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। रियली? यस, देन कम्स प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी, जो कि हम कुछ जिस तरह की कुछ कंपनीज हैं, आपकी कंपनी है, उनको भी सर्विसेज दे रहे हैं। एंड देन कम्स प्री एम्प्लॉयमेंट चेक्स, देन कम्स फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, देन कम्स मैनी सॉर्ट ऑफ कॉरपोरेट केसेस जो कि आज समाज के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट के लिए भी काम करती हैं? हाँ, कुछ फील्ड्स में, जैसे कि फॉरेंसिक केसेस की एग्जामिनेशन के लिए, लाइक फिंगरप्रिंट, डीएनए, ब्लड एग्जामिनेशन, उसके लिए सरकारी कंपनी और इंटेलिजेंस एजेंसीज अक्सर डिटेक्टिव्स को हायर करती हैं। आपका पूरा मीडिया, पत्रकार का काम है इन्फॉर्मेशन लेना और एयर कर देना, लेकिन जो गहराई से काम करता है, जो इन न्यूज़ चैनल्स को, मीडिया को जो इन्फॉर्मेशन गहराई से निकाल के लाता है, दे हायर डिटेक्टिव्स। तो आप ये कहने की कोशिश करें कि आज जो भी सक्सेसफुल चैनल है, जो अच्छा कर रहा है या जिनका नाम है, उनके पीछे कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों का हाथ है? हाँ, हमसे भी अच्छे हैं, हम काफ़ी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में। भारत ने बहुत अच्छे, अभी आपको मैं बताऊं कि एक हमारे, ये द ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, मिस्टर कुंवर विक्रम सिंह, वो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स के प्रेसिडेंट रहे हैं। अच्छा। एंड ही इज द हेड ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स ऑफ इंडिया। ओके। आप जानते होंगे कुंवर विक्रम? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने नाम सुना उनका, मैंने उनसे पर्सनली मिला भी। अच्छा। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कि आप किसी का भी स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा। आप किसी के ऊपर भी, जो भी एंटी नेशनल या एंटी सोसाइटी काम हो रहा है, गतिविधि हो रही है, आप उसके ऊपर जांच कर सकते हैं। आप एक्चुअली हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो किसी भी ऐसी गतिविधि के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो राघव जी, आपके पास जो मेजर बिजनेस आता है या जो भी आपके पास क्लाइंट आते हैं, वो अगर उसको हम बाइफरकेट करें कि इन्वेस्टिगेशन किसी भी टाइप की, तो उसमें मेजरली किस टाइप के लोग आते हैं आपके पास, किस कंसर्न से आते हैं? ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस होते हैं। जैसे कि किसी को अपने हस्बैंड के ऊपर शक है, या किसी मेल को अपनी वाइफ के ऊपर शक है, तो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। और कभी कभी मात्र शक होता है, हाँ। सब्सटेंशियली वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी लड़की की शादी हुई है और वो अपनी माँ से बातें कर रही है, हो सकता है यहाँ की बातें बता रही हो और कुछ राय मशवरा लेना चाह रही हो, और उसने कॉन्शियस होके या फिर कि किसी को बुरा न लगे इतनी लंबी बातें क्यों कर रही है, उसने फ़ोन रख दिया। हस्बैंड ने पूछा कि किससे बातें कर रही थी, उसने बोला नहीं ऐसे ही। और जब ये 2-4 बार ऐसी चीज़ें होती है तो हस्बैंड को शक होता है। अच्छा। उसने क्या किया, डिटेक्टिव हायर कर लिया। आओ देखा ना ताओ, उसने डिटेक्टिव हायर किया और डिटेक्टिव ने पता किया कि जो बड़ी कॉल्स हो रही थी, लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल्स तो हो रही थी, तो मम्मी से बात हो रही थी। तो शक दूर करने के लिए भी हम लोग सर्विसेज देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस है कि वाकई में कोई लड़की है या लड़का है जिसकी कि कोई प्री मैट्रिमोनियल फ्रेंडशिप थी और वो शादी के बाद भी कैरी फॉरवर्ड हुई, और जिससे कि अब लड़की के जीवन में वो उससे परेशानी हो रही है, और हाँ, वो फ्रेंडशिप कंटिन्यू हुई
तो फिर परिवार के लिए दिक्कतें होती हैं, तो फिर उनमें से लड़का या लड़की उसकी जांच कराते हैं, पेरेंट्स जांच कराते हैं कि ये क्या चल रहा है। राघव जी, अगर हम इसको आपकी इंडस्ट्री में आने की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक देखें, 96 से लेकर अभी तक, तो करीब 28 साल का ड्यूरेशन बनता है। तो 28 साल पहले भी इसी टाइप के केसेस आते थे, या उस वक्त डायमेंशन और होती थी, या अब एक्स्ट्रा मैरिटल या इनफिडेलिटी या ऐसी चीज़ों के केसेस ज़्यादा आने लगे आपके पास? देखिए सोमनाथ जी, ये जो बीमारियां हैं जी। और ये इस तरह की गतिविधियां हैं, ये हमेशा रही हैं। अच्छा। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केस यूँ नहीं है कि सिर्फ शहरों में ही हो, ये छोटे छोटे गाँव में भी है, कस्बों में भी है। अच्छा। लेकिन अभी क्योंकि सबकी प्रॉक्सिमिटी नेट से और सोशल मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, साहित्य में ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है, तो ये बीमारियां बढ़ी हैं। और उसी प्रकार इन्वेस्टिगेशन की तकनीक में भी क्रांति आई है। अच्छा। पहले हम ऑफिसर से शैडो कराते थे, वो शैडो कर रहा है, कभी मिस हो रहा है तो डर के मारे अपने बॉस को बोल रहा है कि सर मैं तो पीछे ही लगा हुआ हूँ, जबकि हो सकता है शायद वो झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन आज की तारीख में वी हैव गैजेट्स, हम लोग जो भी मूवमेंट हो रही है उसमें गाड़ी में ट्रैकर लगा देते हैं, और जिसका कि करीब फॉर एग्जांपल उसकी मेमोरी होती है और अपना बैटरी बैकअप होता है। हर गैजेट की अपनी एक लिमिटेशन है, पावर बैकअप एंड मेमोरी। तो ट्रैकर को आप अपने मोबाइल से देख सकते हो गाड़ी कहाँ घूम रही है, और जब आपको लगता है कहीं पर रुकी है, होटल हो, घर हो, कोई सोसाइटी हो, वहाँ पे आके आप फिजिकल रीड कर सकते हो, पता कर सकते हो। अच्छा। सोशल मीडिया में इतनी क्रांति आई है, साइबर में इतनी क्रांति आई है, टेक्निकली इतनी क्रांति आई है कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन आप अपने लैपटॉप और मोबाइल पर ही क्लोज कर सकते हो। तो मतलब जो लाइफ आपकी थोड़े इनिशियल टाइम में जो टफ होती थी, वो बहुत इजी हो गई है। इजी हो गई है और एक्यूरेट हो गई है। तो आप, जैसे आपने कहा कि लोग आपके पास आते हैं वेरिफिकेशन कराने के लिए या किसी भी टाइप की इन्वेस्टिगेशंस के लिए, तो आप उनको पहले पूछते हैं कि किस टाइप का काम है? कभी मना भी करते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, या कुछ ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि वो सोचते हैं कि ये डिटेक्टिव नहीं है, ये तो कुछ बहुत ही ऐसा व्यक्तित्व है जो कुछ भी कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता। हर टेक्निक जो हमारे पास है उनकी भी लिमिटेशंस हैं। और फॉर एग्जांपल अगर कोई आपने किसी के गैजेट लगा रखा हुआ है या किसी के बैग में कुछ ट्रेसर लगा दिया है, ट्रैकर लगा दिया है, अब वो अंडरग्राउंड होके जा रही है ट्रेन, वो कुछ ड्यूरेशन के लिए बंद हो जाएगा। हर गैजेट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। और लेकिन हम केस को क्रैक डाउन कर सकते हैं, कर देते हैं। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें टाइम लग सकता है। इन्वेस्टिगेशन एज ए प्रोफेशन इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन अगर कुछ है, कोई ऐसी सच्चाई है कि कहीं पर उसके रिलेशनशिप है, तो वो सामने आती है। राघव जी, जैसे आजकल लोग जो अपनी वेरिफिकेशन करते हैं वो 2-3 तरीके से करते हैं। पहला, आपकी एक गट फीलिंग होती है कि आप किसी से मिले, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उसी गट फीलिंग पे कॉल ले लिया कि लोग अच्छे हैं, बच्चा अच्छा, और शादी कर ली। दूसरा, कई बार लोग अपने सोसाइटी, अपने कॉमन कनेक्ट्स या कोई ना कोई एक्वेंटेंस ढूंढते हैं जो कॉमन के बारे में, वो कई बार पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अच्छा, कई बार ऑफिस के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, तो ये भी एक तरीका होता है करने का। अब आप लोगों को क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि जो भी शादी आप करें तो उसमें किसी को हायर करके सारी डिटेल कराना ज़रूरी है, या व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? कभी कभी विटनेस के लिए किसी कोर्ट में जाना पड़ता है जी। फैमिली कोर्ट का ये हाल है कि शादी को 1 सप्ताह नहीं हुआ, 7 दिन नहीं हुए, लड़की का जोड़ा भी नहीं उतरा है और दोनों फैमिलीज कोर्ट में खड़ी हुई हैं। रियली? यानी कि कुंडली तो मिलाई गई थी, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं कराई गई थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई थी। प्री मैट्रिमोनियल आज के ज़माने में एज ए मस्ट करानी चाहिए। कई केसेस ऐसे होते हैं भाई साहब कि लड़की और लड़के दोनों अच्छे हैं, मालूम पड़ा कि माता का बिहेवियर अच्छा नहीं है या लड़की के पिताजी का बिहेवियर अच्छा नहीं है। एक केस ऐसा भी किया था कि जब हमने प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी की, लड़का बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन लड़के के जो फादर थे, ही वॉज ए बिजनेसमैन, और उनका अपनी ही 23 साल की रिसेप्शनिस्ट से अफेयर था। रियली? हाँ, तो ऐसे माहौल में जब लड़की को मालूम पड़ेगा कि मेरा घर ऐसा है जहाँ मैं ब्याह के आई हूँ,
तो उसके लिए तो मिजरेबल कंडीशन हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि लड़के वाले बोलते हैं कि हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टीज़ अपनी हैं, ओनरशिप में है घर। बाद में मालूम पड़ता है कि जो रेंट पे है और जिनसे उन्होंने लोन ले रखी है, ऐसे लोग आके वहाँ पे तकाजा कर रहे हैं, जो उधारी उन्होंने कहीं से ली होगी, बैंकर्स आ रहे हैं, पैसा मांगने आ रहे हैं और वहाँ पे क्लिश हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस शादी जैसे जहाँ पे कि एक ज़िंदगी शादी के बाद शुरू होती है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और प्री मैट्रिमोनियल चेक मेरे ख्याल से ज़रूर कराना चाहिए। कुंडली मिलाओ या मत मिलाओ, इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएं। अच्छा जी। तो मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं तो वी गिव कंसल्टेंसी ऑल्सो। अच्छा, जैसे कि हम क्लाइंट से बोलते हैं कि आप हमें अपने 10-15 क्वेश्चंस दीजिए, हम उसका आंसर निकाल के देंगे। जैसे कि लड़के या लड़की की मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, उसका कोई पास्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, कोई पुलिस कंप्लेंट तो नहीं है, परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कुछ पुलिस कंप्लेंट तो नहीं चल रही, कोई कोर्ट कचहरी का केस तो नहीं चल रहा, लोन्स तो नहीं है, जो प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं कि वाकई में उनकी अपनी है, माता पिता का और जो भी ननद वुड भी ननद या देवर जेठ, इनके रिलेशनशिप कैसे हैं, इनकी शादियां कहाँ कहाँ हुई हैं, आप कितनी डेप्थ में इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग लिखवा के लेते हैं, फिर उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमने सारी रिपोर्ट दे दी, लड़की वाले पूछ रहे हैं कि भाई तुमने ये तो बताया नहीं कि लड़का दारू पीता है, बीड़ी पीता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें लेते हैं और उसी प्रकार से कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो कि कन्विंसिंग हो, हम प्रेजेंट करते हैं। तो राघव जी, जब आप इतनी सारी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसमें थोड़ा व्यूअर्स को बताएं किस टाइप के टूल यूज़ होते हैं। जैसे किसी की मदर कैसी हैं या किसी का फादर कैसा है, या जैसे आपने एक बड़ा क्लासिक केस बताया कि फादर लॉ का कहीं कुछ था, तो आप इसको सर्टन कैसे करते हैं, उसको श्योर कैसे करते हैं, मतलब क्या तरीके होते हैं? ऑफकोर्स डिटेल में आप थोड़ा अगर हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें। सी देयर इज़ ए पैटर्न ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देयर इज़ ए पैटर्न ऑफ इंक्वायरी, अपनी टेक्निक्स होती हैं। ओके। और ये वास्ट नॉलेज है, एक्चुअली एक बड़ा ही विस्तृत विषय है। ओके। टेक्निक्स होती है और आजकल सोशल मीडिया हो गया। आप किसी का सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, आप गलती से किसी की गैलरी में चले जाइए, उसका पूरा कैरेक्टर निकल के आ जाएगा। सही बात है। आस पड़ोस में एक सीक्रेट डिस्क्रीट इंक्वायरी होती है, जिससे कि फैमिली मेम्बर्स का बिहेवियर मालूम पड़ता है। फर्ज कीजिए वेल टू डू फैमिली है, लेकिन उनको नौकरों से भी बात करने की तमीज़ नहीं है, लड़की के ऊपर दे आर ट्राइंग टू बॉस। तो ऐसी सिचुएशन में लड़की सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बहुत से केसेज ऐसे हैं कि क्योंकि ससुराल वालों का बिहेवियर अच्छा नहीं था, लड़की ने सुसाइड कर ली। कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि ससुराल वालों से त्रस्त होकर, परेशान होकर लड़के ने सुसाइड कर ली। अच्छा, ऐसे भी केसेस हैं। और इसमें भी गहराई से डेप्थ में इंक्वायरी की जाती है कि लड़की का कोई विवाह पहले से हुआ तो नहीं, क्योंकि अक्सर देखा गया बताते नहीं है, शादी हो जाती है, उसके बाद में पता पड़ता है तो क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा। अगर कोई शादी हुई है तो टूटी थी तो क्यों टूटी थी, यहाँ तक हम लोग जाते हैं, यहाँ तक हम लोग गहराई से जाके इन्फॉर्मेशन निकाल के लाते हैं। अगर लड़के का या लड़की की कोई शादी हुई है और टूटी है तो क्यों टूटी है, या कोई शादी मैच्योर होते होते रह गई तो क्यों रह गई। अच्छा, हम दूसरी पार्टी को ढूंढते हैं जहाँ पर की शादी होनी थी, वहाँ से डिटेल्स निकाल के लाते हैं। ओके। और डिस्कशन करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो राघव जी, थोड़ा ये बताएं कि आपने ऐसी कितनी, जैसे आपके पास 10 ऐसे केसेस आते हैं तो उसमें कितने लेवल पे सच्चाइयाँ होती हैं नंबर्स में, और कितने लेवल पे झूठ होते हैं? 10 केस आए तो आप कहते हो नहीं इसमें 30% झूठ होता ही होता है, या 40% होता है, या 10% होता है, या वेरी करता है? क्या क्या है आपका झूठ का मतलब, हम तो क्वेश्चन पे काम करते हैं जो हमसे पूछे गए हैं कि इन हमारे प्रश्नों का उत्तर निकाल के दीजिए। मेरा सवाल ये है राघव जी, आपके पास 10 लोग आए, 10 लोगों ने प्री मैरिटल चेकअप करवाया,
और आपके पास रिपोर्ट नेगेटिव निकली, तो जैसे 10 केस आते तो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वो आपके मतलब के नहीं है, या उसमें से कहीं पे भी कोई चीज़ सस्पिशियस आ गई, तो 10 में से कितने % सस्पिशियस? इसमें तो आप 50-50 मान के चलिए। उसमें फिर देखा जाता है कि भाई वो आपस में डिस्कस करते हैं। अगर दूसरी पार्टी कन्विंस करने की हैसियत रखती है, कन्विंस कर पाती है कि भाई वो शादी ऐसे नहीं इस तरह से टूटी थी, वो हमारी प्रॉपर्टी लोन में है या रेंट पे है तो इस वजह से है, जब आपस में बात वार्तालाप होता है, अगर किसी सामंजस्य पे अंडरस्टैंडिंग पे आ पाते हैं तो रिश्ता चलता है। या फिर नॉर्मली ऐसा होता है राघव जी, जब कोई डिवोर्स होता है तो उसमें क्रॉस एलिगेशन दोनों तरफ से होते हैं, लड़के वाला लड़की वालों को एलिगेट करता है, लड़की वाले लड़के वालों को एलिगेट करता है। तो आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या ये कोर्ट पे सबमिट होती है, या उसके बारे में लीगैलिटीज़ क्या है? जैसे आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लिया और आपको एक कॉन्क्रीट प्रूफ मिल गया, क्या हम उसको कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं एज ए प्रूफ, एज एन एविडेंस? ऐसा कुछ भी है? इसमें कुछ तो प्रूफ्स होते हैं, कुछ सजेशंस होते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ठीक रहेगा। ओके। तो जब हम प्रूफ देते हैं और मैटर कोर्ट में जाता है तो जज साहब ऑनरेबल कोर्ट चाहे तो हमें सम्मन कर सकता है। वो अपनी तसल्ली के लिए हमें पूछेंगे कि आपने ही आपकी ही कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन की थी ओके। और ये डिटेल्स आपने किस तरह से गैदर की, क्योंकि सारी जो भी प्रूफ्स हम लोग गैदर कर रहे हैं दैट हैज़ टू बी एविडेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे हवाई प्रूफ नहीं होते। अगर किसी का फ़ोटो हमने खींच के दिया है किसी के साथ बैठे हुए तो उस फोटो की फॉरेंसिक जांच हो सकती है। हमने कोई ऑडियो वीडियो निकाल के दिया है और सामने वाली पार्टी अगर चैलेंज करती है तो हम कोर्ट में बोलते हैं कि सर उसकी फॉरेंसिक जांच करा लीजिए। अच्छा, Yes. जेन्युइनिटी। अब जैसे कि डीएनए वाला केस है, किसी की लड़की थी थोड़ी शरारती, जो भी वाइफ थी, बच्चा भी था। अब लड़के वालों की तरफ से जो महिलाएं थी उन्होंने शक जाहिर किया कि ये बच्चा तेरा नहीं है। तो गवर्नमेंट के स्तर पे भी डीएनए टेस्ट होता है और हम प्राइवेट स्तर पे भी डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। ये भी होता है। तो जो हमने डीएनए मैच कराया तो डीएनए बच्चे से मैच हुआ। अच्छा, डीएनए मैच हो गया कि बच्चा इसी का है। ओके। और जब कोर्ट में पेश किया गया तो लड़की ने भी मान लिया और लड़के ने भी मान लिया कि भाई देखो इसकी आँखें, इसके लिप्स, इसके ईयर्स मेरे से मिल रहे हैं। उसका शक दूर हो गया। ओके। अब अगर वो हमारी डीएनए रिपोर्ट को चैलेंज करते तो आईओ साहब को निर्देशित किया जाता है कि सरकारी लेवल पर डीएनए चेक करो फर्दर उसको। यस। ओके ओके ओके। तो नॉर्मली ऐसे जो आपके पास केसेस आते हैं जहाँ पे वेरिफिकेशन होती है कोर्ट में, आप तो आपको भी बुलाया जाता है? कभी ऐसा भी होता है? साल में 1-2 बार जाते हैं कोर्ट हमें सम्मन करता है, हम जाके अपनी बात रखते हैं। तो राघव जी, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने कोर्ट में एविडेंस सबमिट किया और दूसरी पार्टी ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया, आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दी कि मेरी प्राइवेसी या मेरी जो जैसे फॉर एन एग्जांपल मेडिकल टेस्ट या डीएनए टेस्ट या कोई भी आपने ऐसी कोई रिपोर्ट ला करके दी जिसको वो वैलिडेट नहीं कर रहा या वो उस चीज़ को ऑथेंटिक नहीं मान रहा, तो वो आपको भी तो सू कर सकता है कि आपने मेरी प्राइवेसी इन्वेट करे। तो उसमें लॉ क्या कहता है और आप कितने लेवल तक सेफ रहते हैं? यदि मैं अपने बच्चे की शादी कहीं कर रहा हूँ तो कानून कहती है कि जांच करने का मेरा पूरा अधिकार है। कानून कहती है कि मैं जांच कर सकता हूँ और जांच करवा सकता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से निकालनी है, अवेलेबल एंड जनरेटेड सोर्सेज, ओके, हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, जांच करा सकते हैं, छानबीन करा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई केस हुआ नहीं कभी कि डिटेक्टिव को पार्टी बनाया गया हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी किसी को भी जांच करने की इजाज़त देता है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग बॉलीवुड में देखते हैं कि डिटेक्टिव्स को थोड़ा शेडी उसमें किया जाता है कि दोनों पार्टीज़ के साथ उन्होंने कुछ मेल जोल कर लिया, तो उस चीज़ को आप कैसे काउंटर करते हैं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपने पिछले दशकों में कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ वकीलों ने दोनों पार्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया या फिर अपने प्रोफेशन से समझौता किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन कभी आपने एक भी ऐसी न्यूज़ नहीं देखी होगी या सुनी होगी कि किसी डिटेक्टिव ने किसी तरह से पार्टी को क्रॉस किया या ब्लैकमेल किया। गुंजाइश है, लेकिन जो अच्छे डिटेक्टिव्स हैं, ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस लेवल के डिटेक्टिव को हायर कर रहे हैं। जैसे आप इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपको थ्रेट्स भी मिलती होंगी, आपको लोग डराते भी होंगे, ब्लैकमेल भी करते होंगे, परेशान भी करते होंगे। मैं समझ गया क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ।
एक क्लाइंट आई थी, बहुत मोटी थी, और हस्बैंड उसका फाइनेंशियली मोटी या सेहत से मोटी? सेहत से बहुत मोटी, थोड़ी ऑड थी। अच्छा, अच्छी मतलब नेचर अच्छा था, लेकिन फिगरेटिवली थोड़ी सी वो ऑड थी। ओके उसने मुझे कैश दिया और हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया, ओके पूरा साइबर करके सोशल मीडिया उसका निकाला हमने। ओके। हस्बैंड को फिर उसने बताया कि हस्बैंड ने उसको कॉन्फिडेंस में लिया बाद में अच्छा, कि नहीं, अब मैं सुधर गया हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओके और बाद में आइडेंटिफाई करने के लिए कि लड़की ने कैसे पूरी जांच कराई, उससे दोस्ती कर ली लड़की अपनी वाइफ से, बोला कि मेरे बॉस को कुछ जांच करवानी है, तुम बता सकती हो कुछ कैसे कराएं? ठीक है। उसने हाँ, मेरे पास तो आदमी है, डिटेक्टिव है, जिसने कि तुम्हारे बारे में तुमको वापस लाया, जिसकी वजह से अच्छा। वापस आ पाए मेरे पास। उसने सारी पोल खोल दी कि मैंने कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन कराई है। नाउ ही कॉल्स मी कि तू मुझे मिल, नहीं तो मैं तेरे को ये करूँगा वो करूँगा, तेरे पे ये एलिगेशन लगाऊंगा वो लगाऊंगा। अच्छा, तो इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है हमें तो मालूम है। हमने बोला कि भाई तुम्हें जो करना है करो, जो कार्रवाई हम पे होगी वो तुम्हारी बीवी पे होगी। अच्छा, क्योंकि वो उनकी आपकी क्लाइंट वो वाइफ ही है। ओके ओके। कई बार ऐसा भी होता होगा जैसे कि कोई कपल रिलेशनशिप में है और उस कपल को लगता है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड शायद कहीं और कुछ कर रहे हैं, तो आपके पास आते हैं कि मेरे को ईमेल हैक कर दो, उनका व्हाट्सअप हैक कर दो, ऐसे भी कुछ काम कर भाई साहब आप यकीन नहीं करेंगे, एक लड़की 10th में पढ़ती थी, शी वाज माई क्लाइंट। अच्छा, शी वाज माई क्लाइंट, 10th क्लास, 15 साल की लड़की, और उसने न जाने कहाँ से शायद गूगल से हमें आइडेंटिफाई किया कि हमारे गाजियाबाद में कोई डिटेक्टिव है। ओके। और उसने बताया खुले तौर से, उसने मुझे समझाया कि सर ऐसा है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, 2 साल से हम लोग रिलेशनशिप में, यानी कि अगर वो 12th में थी या 10th में थी तो 8वीं से उनकी दोस्ती होगी। अब उसका दावा ये था कि आजकल ये मुझसे बातें कम करता है, इसका फ़ोन अक्सर बिज़ी आता है, लेट नाइट में बिज़ी आता है, और मेरी फ्रेंड का भी जो कॉमन दूसरी लड़की दोस्त थी, तो मुझे लगता है कि इन दोनों की रिलेशनशिप है। अच्छा, आप पता करिए। तो हमने पता किया, हमने इन दोनों के फ़ोटो भी खींच के भेजे उसको, और एक अच्छी विस्तृत रिपोर्ट दी कि हाँ इन दोनों की दोस्ती चल रही है, ये रे फोटोग्राफ, और इसी से इसकी ज़्यादा बातें हो रही हैं। तुमसे जिस वक्त नहीं मिल रहा था वो उसके साथ किसी होटल में बैठा हुआ था। तुम चाहो तो हम लाइव पकड़ के तुमको दिखा देंगे या बुला देंगे कि यहाँ पे बैठे हैं, रेड हैंड पकड़ो। ऐसा भी होता है सोसाइटी के अंदर। नहीं, तो ये तो बच्चे थे, बड़े कपल जो मैच्योर कपल्स होते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, उनमें भी ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड्स में हमने देखा है कि पकड़े जाते हैं आपस में। जो फ्रेंड सर्कल है उसी में किसी से दोस्ती चल रही है और हम लोग लाइव पकड़ के देते हैं उनको। राघव जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, इसी से रिलेटेड है, मैट्रिमोनी से रिलेटेड। जैसे किसी की शादी होने वाली है और लड़के वालों ने अपने आप को बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शो कर दिया और उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में पोर्ट्रे कर दिया, और आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दे पाएँ हमारे व्यूअर्स को, कि लड़के वालों ने बिल्कुल एक फिक्टिशियस अपनी इमेज बना रखी थी या लड़की वालों ने अपनी एक फिक्टिशियस इमेज बना रखी थी, और वो रिश्ता हो जाए उस चक्कर में और आपने उस चीज़ का पूरा भांडा फोड़ दिया, ऐसा कोई आपके माइंड में? फरीदाबाद में बहुत बड़ा स्कूल है और उसके जो ओनर साहब थे उनसे हमारी फैमिली रिलेशनशिप थी। अच्छा। तो उनकी भतीजी का एक केस आया था। ओके। भतीजी को भी उन्होंने ही पढ़ाया लिखा पाला पोसा था। तो कोई रिश्ता आता है दिल्ली जीके से, ग्रैंड कैलाश से, और उनकी कोई अच्छी हवेली थी वहाँ पर, और रिश्ता होता है। करीब मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात है, और करीब 50-60 लाख की शादी हुई थी। अच्छा, उस वक्त लड़की विदा होके गई। ओके। लड़की जब मायके आई फिर वहाँ से कॉल आने बंद हो गई, फ़ोन उठाने बंद हो गए। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो वो हवेली खाली थी, यानी कि वो शादी में जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसको लेके भाग गए थे, कोई फ्रॉड थे, और वो हवेली उन्होंने किराए पे ली थी सिर्फ इसी प्रकार के एपिसोड को अंजाम देने के लिए। और आपने वो सारी चीज़ें उनको? अब गलती ये हो गई कि वो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने डिटेक्टिव को बताया नहीं। अच्छा। अपने डिटेक्टिव से शायद क्या सोच के उन्होंने ये केस डिस्कस नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनका। जैसा कि मैंने कहा, कुंडली मिले न मिले, मिलाओ या मत मिलाओ, इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करो। आप 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, 1 लाख रुपया जांच में खर्च करो ना, बच्चा सुरक्षित रहेगा आपका। तो राघव जी, थोड़ा लाइटर नोट पे मैं बात कर रहा हूँ। अब किसी बाई चांस कहीं पे मर्डर हो जाता है या कोई चोरी हो जाती है,
तो आप ये सजेस्ट करेंगे बजाय पुलिस को फ़ोन करें, आप जैसे लोगों को बुला लिया जाए ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए केस? मैं आपको बहुत अच्छे इस क्वेश्चन का मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, आपने जो पूछा है। आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, यूके में जाएंगे या फिर रशिया में जाएंगे, क्राइम सीन जब भी होता है, फॉर एग्जांपल आरुषि मर्डर केस, अब वो दरोगा जिसको फॉरेंसिक की कोई जानकारी नहीं, क्राइम सीन को कैसे सिक्योर करना है उसको तमीज़ नहीं, अब वो जो क्राइम सीन को सिक्योर नहीं कर सकता है वो वहाँ पे जाता है और क्राइम सीन को पूरा स्पॉइल कर देता है। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, क्राइम सीन पर एडवोकेट जाएगा, लोकल मीडिया जाएगा, पुलिस जाएगी और एक डिटेक्टिव जाएगा। तो वहाँ पर किसी भी तरह की मिस्चीफ क्रिएट करने का किसी भी एजेंसी के पास गुंजाइश नहीं होती है। तब जाके क्राइम सीन को अच्छे से क्रैक किया जाता है, फॉरेंसिक प्रूफ्स गैदर किए जाते हैं और केस को एक खूबसूरत अंजाम दिया जाता है। तो इंडिया में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है क्या? मानते ही नहीं। हमने कितनी बार गृह मंत्रालय को लिख के दिया है, पुरानी सरकारें और वर्तमान सरकारों को भी हमने लिख के दिया है कि एक क्राइम सीन को सिक्योर करने के लिए ये प्रावधान होने चाहिए। बोलते हैं हम करेंगे, लेकिन बोलते हैं कि हमारी पुलिस डिमोरलाइज हो जाएगी, हमारी बात मानते ही नहीं। अरे जैसे आपने कुछ कंट्रीज़ का नाम लिया, फ्रांस का नाम लिया, ब्रिटेन का नाम लिया, उस कंट्रीज़ में जो डिटेक्टिव एजेंसीज़ को जो या डिटेक्टिव्स को जो रिस्पेक्ट मिलती है या उनको जो सम्मान दिया जाता है, वो शायद उस लेवल पे सम्मान इंडिया में है या इंडिया में फ़िलहाल नहीं है, उतना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ओके, लेकिन हमें हमारी सुरक्षा के लिए क्या बैकअप रहेगा, क्या प्रावधान होंगे, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं लोग। तो आप लोग कुछ कर रहे हैं एज अ यूनियन, एज सच्चाई तो ये है कि अगर इन्वेस्टिगेटर इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो अपनी रिस्क पे कर रहा है। अच्छा लेकिन हाँ, अंजाम दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, और बहुत सारे काम हमें गवर्नमेंट एजेंसी देती है, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आप कुछ और अपना हमारे व्यूअर्स को कुछ इनपुट देना चाहते हैं अपने ब्याह पे के उनको क्या क्या चीज़ें जनरल, एक होता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाना या आप जैसे लोगों के पास जाना, एक होता है अपने जनरल लेवल पे ही इन्वेस्टिगेट कर लेना, तो क्या क्या चीज़ें आपको अपने लेवल पे चेक करनी चाहिए ताकि आप अपने लेवल पे उस चीज़ को गेज कर पाएँ, और अगर अपने लेवल पे ना कर पाए तो वो आपके पास जाए? मैं अपने आपके व्यूअर्स को दो बातें कहूँगा। मित्रों, रिश्तों में कुंडली मिलाएं ना मिलाएं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएं। दूसरी बात, हम डिटेक्टिव्स वो कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। क्या बात है राघव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे और भी बहुत सारे सवाल हैं, अगले एक और पॉडकास्ट के अंदर हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड फॉर ऑल योर मैट्रिमोनियल रिक्वायरमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट साइकोरन मैट्रिमोनियल सर्विसेज। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।